हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन के सिलेबस के रिगार्डिंग जानेंगे, प्लस हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जानेंगे रिगार्डिंग लॉ। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं आगे। देखिए, सीए फाउंडेशन का जो आपका लेवल है, इसके अंदर आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों के नाम मैं एक बार आप लोगों के सामने रीड कर रही हूँ, प्लस इनकी मार्किंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला पेपर है आप लोगों का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड ऑल्सो ये जो आप लोगों का पेपर है, ये सब्जेक्टिव होगा। जैसा कि आप सब जानते हो, 2017 में हमारा सीपीटी को रिप्लेस कर दिया गया विद सीए फाउंडेशन। और सीए फाउंडेशन में ये जो चारों आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से 2 सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्टिव हैं एंड 2 आपके ऑब्जेक्टिव है। लाइक 2 जो पेपर्स आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं? पेपर नंबर 3, दैट इज मैथमेटिक्स, एंड पेपर नंबर 4, दैट इज इकोनॉमिक्स। ये दोनों पेपर्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव है। यानी कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना होगा, राइट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पेपर नंबर 1 की और पेपर नंबर 2 की, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो है वो मेरे वो प्रॉपर आपको लिखकर आने होंगे। यानी कि ये जो आपके पेपर्स हैं ये हमारे सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव है प्लस 100 मार्क्स के हैं। अब इन चारों आप लोगों के सब्जेक्ट्स में से जो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी, वो है हमारा पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ओके। सो देखो, अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली, तो इन चारों आप लोगों के सब्जेक्ट्स में से एक मेरा ही कोर्स ऐसा है, एक मेरा ही सब्जेक्ट ऐसा है जो बिल्कुल यूनिक होने वाला है। मतलब चाहे से आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, चाहे से आप लोग अगर मैं कहूँ साइंस बैकग्राउंड के हैं, मतलब ये जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, ये जो पर्टिकुलर आप लोगों का पेपर है, पेपर कौन सा? बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बुलाती हूँ बिजनेस लॉ को बीएल एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग को बीसीआर। ये जो आपका पेपर नंबर 2 है, वेदर यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आप सभी बच्चों के लिए ये एक नया यूनिक पेपर होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो पेपर नंबर 1, 3 एंड 4 आप लोगों ने कुछ हद तक पढ़ा हुआ है। साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं तो ऑब्वियसली ये चारों के चारों पेपर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। लेकिन पेपर नंबर 2 जो है, वो दोनों ही आपके स्टूडेंट्स के लिए, चाहे से आप कॉमर्स हैं चाहे से साइंस बैकग्राउंड के हैं, ये आप सभी के लिए एक एकदम फ्रेश सब्जेक्ट, एक फ्रेश पेपर है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। अब नेक्स्ट आती है कहानी कि मैम, अगर हम बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का ये जो पेपर है ये करने वाले हैं, तो जरा आप इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लें। तो आइए, अब मैं आप लोगों को अपने ही इस पेपर के बारे में कुछ डिटेल्स देने वाली हूँ। ये पूरा का पूरा आप लोगों का जो पेपर है, पेपर नंबर 2, या फिर मैं इसको सब्जेक्ट नंबर 2 भी कह सकती हूँ, जो कि आपके सीए फाउंडेशन लेवल में है। ये पेपर है आपका बिजनेस लॉ, जो कि है टोटल 60 मार्क्स का। एंड बीसीआर यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, वो है आप लोगों का टोटल 40 मार्क्स का। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। पहले मैं आप लोगों को बीसीआर के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। अक्सर बच्चों को लगता है कि बीसीआर इज ऑल अबाउट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। नहीं बॉस, इंग्लिश का पेपर नहीं है। इन ये सारे के सारे जो आप लोगों को टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारा आपका कंटेंट है जो कि बीसीआर के अंदर कवर्ड होने वाला है। बीसीआर में सिर्फ एक आप लोगों का चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को वर्ब्स, एडवर्ब्स, लाइक इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा आपके सभी जो चैप्टर्स है ना, इट्स मोर, दे आर मोर अबाउट रिपोर्टिंग। सो ये बीसीआर जो है आप लोगों का कोई इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का पेपर इसको मत मानिए कि मैम इसमें सिर्फ इंग्लिश 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 ही चल रहा है। इंग्लिश से रिलेटेड है, बट इट इज मोर अबाउट राइटिंग एंड इट इज मोर अबाउट रिपोर्टिंग। तो ये आप लोगों का कितने मार्क्स का है? टोटल 40 मार्क्स का, जिसके अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके कवर्ड है। लाइक कम्युनिकेशन, सेंटेंसेस के टाइप्स, vocabulary, comprehension passages, note making, precise writing, article writing, report writing, formal letters, mails, resume writing and meetings, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के कवर्ड होंगे 40 मार्क्स के बीसीआर में। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? बिजनेस लॉ के बारे में। बिजनेस लॉ आप लोगों के पास कितने मार्क्स का आ रहा है? 60 मार्क्स का। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, लॉ एंड अकाउंट्स ही आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपका, अगर मैं कहूँ
तो सफर चलता रहेगा फाइनल्स तक। मतलब फाउंडेशन में आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में आप लॉ पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट में भी ये दोनों सब्जेक्ट्स आएंगे और फाइनल लेवल में भी ये दोनों सब्जेक्ट्स आप लोगों के साथ रहेंगे। ऑब्वियसली कंटेंट चेंज हो जाएगा, टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के। लेकिन अनलाइक अदर पेपर्स लाइक मैथ्स आप लोगों का, या फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी वैसे हमारा कुछ हिस्सा है अभी इंटरमीडिएट लेवल पर जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है। आप लोगों का बिजनेस लॉ एंड अकाउंट्स जो है, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आप लोगों के इंटर एंड फाइनल लेवल्स तक भी जाएंगे। तो अपने आप अब आप समझ सकते हैं कि बिजनेस लॉ हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो मैम ये कि ये है आप लोगों का 60 मार्क्स का। सेकेंड इसका पॉइंट एक मैं बताना चाहूंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों का बेस स्ट्रांग होगा तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पर और फाइनल लेवल पर काफी हेल्प मिलेगी। समझ रहे हैं? एक तो इंपॉर्टेंस बिजनेस लॉ की ये है कि भाई स्ट्रेट अवे सी बात है मैम, 60 मार्क्स का आ रहा है इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इतना शौक भी नहीं है। ठीक है। दूसरा कारण इसको पढ़ने का क्या है, अगर आप लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से कवर अप कर लिया, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इंटरमीडिएट एंड दी फाइनल्स लेवल। एंड जो तीसरा एक मोटिव है बिजनेस लॉ को अच्छे से पढ़ने का, वो ये कि ये सारे के सारे चैप्टर्स जो अभी आप लोग करेंगे बिजनेस लॉ में, बच्चे ये टॉपिक्स ये चैप्टर्स ना आप लोगों के ग्रेजुएशन लेवल पे भी पूछे जाते हैं। तो जब करना ही है तो क्यों ना अच्छे तरीके से कर लें, इतने अच्छे तरीके से कि हम लोग अपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी इसको प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। ओके। सो मैंने शुरुआत कहाँ से करी? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सीए फाउंडेशन में आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है। पेपर नंबर 1 2 3 4। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का पेपर है जो कि सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का। पेपर नंबर 2 लॉ एंड बीसीआर का पेपर है, वो भी है 100 मार्क्स का। पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स का पेपर है आप लोगों का। पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का पेपर है। राइट। सो अब इन सब्जेक्ट्स के जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बता पाएंगे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ पेपर नंबर 2 के बारे में, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। फाइन। जिसमें आप लोगों को ये जो पूरा पेपर नंबर 2 है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट है बिजनेस लॉ का, जो कि है आप लोगों का 60 मार्क्स का। एंड देन बीसीआर आपका है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, वो है आप लोगों का बच्चे कितने का? 40 मार्क्स का। ठीक है। सो अब आती है नेक्स्ट कहानी। बीसीआर के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये चैप्टर्स हैं आप लोगों के बीसीआर के अंदर। अब जब मैं बिजनेस लॉ की बात करती हूँ, तो बिजनेस लॉ में मेरे पास टोटल 5 चैप्टर्स कवर्ड हो गए हैं। ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर आप लोगों के टोटल 5 चैप्टर्स कवर्ड हो रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि 15 से 18 मार्क्स का आता है। राइट। देन आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसकी मार्किंग रहती है 14 टू 16 मार्क्स की। फिर आता है मेरे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देन कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलएलपी एक्ट 2008। ये पांचों चैप्टर्स को मिलाकर मेरा 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ का सिलेबस बनता है। समझ रहे हैं? अब देखो, इसमें से जो अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इनकी मार्किंग देखकर पता लग ही रहा है आप लोगों को। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि मैम ऑब्वियसली ना इसकी मार्किंग ज्यादा है, 15 से 18, इनफैक्ट समटाइम्स 20 मार्क्स का भी आ जाता है। अभी 60 मार्क्स में से अगर कोई चैप्टर आप लोगों का 20 मार्क्स का आ रहा है, 18 मार्क्स का आ रहा है, तो बॉस उसमें कुछ तो दम होगा, है ना? सबसे ज्यादा टाइम टेकन भी मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो जिस दिन आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 जो है वो ओवर हो जाए, जिस दिन आप इसकी वीडियोस कवर अप कर लेंगे ना, उस दिन मानकर चलिएगा कि क्वांटिटी के पॉइंट से आपने अपना 50% सिलेबस जो है वो ओवर कर लिया। ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा लगे कि मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, तो घबराइएगा मत। जिस दिन वो खत्म होगा उस दिन आपका 50% सिलेबस ओवर। एंड जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है, दैट इज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड दी एलएलपी। ठीक है। सो ये हम लोगों के बिजनेस लॉ का इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, और उसमें से कुछ चीजें मैं शेयर कर भी चुकी हूँ कि बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है, बीसीआर आपका 40 मार्क्स का है। आप लोगों का ये जो पेपर नंबर 2 जो आप मेरे साथ कवर अप करेंगे, ये पेपर आप लोगों का सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब कि आपको
सिर्फ कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज आपको बकायदा आंसर्स लिख कर आने पड़ेंगे और वो भी इंग्लिश में। डरने वाली पहली बात तो कोई बात है ही नहीं, बट हाँ, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है ना, क्योंकि आपको सिर्फ कंसेप्ट्स पर फोकस नहीं करना है, आपको प्रॉपर उसको प्रेजेंट भी कर कर आना है। अब प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है, ये सारी चीजें भी हम अपनी कवर करेंगे, ठीक है, जल्द ही। अब हम अपने लेक्चर्स के थ्रू क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चे आप लोगों को पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर करवाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को अपनी तरफ से नोट्स इशू करूंगी, ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी बुक देने वाली हूँ, ठीक है, और मेरी वो जो बुक होगी उस बुक के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंपाइल करके आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, एक अलग से बुक बनाई है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक, और ये भी आप लोगों को हमारी तरफ से मिलेगी। बुक के साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा। भाई आप पढ़ते जा रहे हैं मगर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है ना। पढ़ते जाओ मगर प्रैक्टिस ना करो तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। अब आप कहोगे मैम आपने क्वेश्चन बैंक के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्यों रखा है? इसलिए रखा है फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, फॉर द मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बार आप लोगों को अपनी बुक भी दिखा देती हूँ। फाइन। ये सीए फाउंडेशन की बुक है मेरी, जो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। और इस बुक के अंदर बच्चे हमारे सारे के सारे चैप्टर्स कवर्ड हो रहे हैं। लाइक द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी कवर्ड हो रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी कवर्ड हो रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट। ये आप लोगों का जो वीडियो, ये आप लोगों की जो बुक है वो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी। और ये बुक अप्रोक्सीमेटली आपके 180 पेजेस के आसपास है, 180 190 के आसपास है आप लोगों की, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, आप लोगों को एग्जाम्पल्स की भरमार है, मतलब भरमार है जिसको हम कहते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को काफी इसके अंदर सहायता मिलने वाली है पढ़ते समय। ऑल्सो एक बुक मैं आप लोगों को और इशू करूंगी जो आपको जल्द ही मिलेगी, जो कि है हमारा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। बुक हमारी क्या है? क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन बैंक है, जिसमें चैप्टर वाइज मैंने सभी चैप्टर्स की चैप्टर वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को दिए। मतलब ऑब्जेक्टिव दिए हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस एंड सब्जेक्टिव दिए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। इस चीज का आइडिया होना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सो बस यही दो बुक्स आप लोगों को इश्यू होंगी एंड गाइस दे आर मोर देन एनफ, दे आर मोर देन एनफ, बिकॉज इस बुक में आप लोगों को क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ साथ हम आप लोगों को क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? आरटीपी एंड एमटीपी। अब मैम ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आरटीपी, व्हाट डू यू मीन बाय एमटीपी? देखो आरटीपी की अगर मैं सीधे और साफ शब्दों में बोलूं तो आरटीपी का मतलब क्या होता है आप लोगों का? रिविजन टेस्ट पेपर्स। एमटीपी का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। आरटीपी का मतलब क्या है? रिवीजन टेस्ट पेपर्स। एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? मॉक टेस्ट पेपर्स। अब मैम ये क्या है? ये बच्चे आप लोगों के कुछ ऐसे टेस्ट पेपर्स हैं जो आपका इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया अपनी तरफ से इशू करता है। इसके थ्रू हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसमें से माइनर वाला एक टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बातें हमें भी कैसे पता लगती हैं? जो भी आपके पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए या फिर जो भी इंस्टीट्यूट के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए, उन्हीं बेसिस पर हमें भी आइडिया होता है और वो आइडिया हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सो आरटीपी और एमटीपी मैंने नहीं बनाए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, जिनके थ्रू हमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं। ऑल्सो ये भी पता चलता है कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। देखो गाधा मजदूरी नहीं करना है ना, हमको हार्डवर्क करना है इन अ स्मार्ट वे।
पढ़ना हमको सब कुछ है, मगर पढ़ते समय अगर हम उन टॉपिक्स के ऊपर और भी ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, तो डेफ़िनेटली हम लोग स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए आरटीपीज़ एंड एमटीपीज़ जो हैं वो आप लोगों की कवर करवाई जाएगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों तक ये सारी की सारी जो एमटीपीज़ एंड आरटीपीज़ हैं वो कवर करवाऊँगी। ठीक है? सो नेक्स्ट आती है अब आप लोगों की कहानी कि देखो मैम ये सारी चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हमारा पेपर कौन-सा है, ठीक है? कितने मार्क्स का है, सब्जेक्टिव है। कितने मार्क्स का पेपर है हमारा टोटल? 100 मार्क्स का। लॉ का पार्ट कितना है? 60 मार्क्स का। बीसीआर का पार्ट कितने का है मैम? 40 मार्क्स का। पेपर सब्जेक्टिव है मगर यानी कि बाकायदा हमें लिख कर आना पड़ेगा। प्लस आप लोगों को इन लेक्चर्स के थ्रू क्या-क्या जो भी आप लोगों को गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव हमारी तरफ से मिलेगी, वो गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव के थ्रू आप लोगों को मेरी बुक्स भी मिलेगी यानी कि पूरा आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है? मैं अभी भी एक बात ये कहूँगी, आपकी चॉइस है कि आपको मेरे नोट्स में से पढ़ना है या इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई बुक में से पढ़ना है, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ बच्चों को कि आप मेरी बुक पढ़ें या रेफर करें, आपको जिसकी बुक सूटेबल लगती है, आप वो बुक पढ़ें। बट बेटर हमेशा यही रहता है कि आप जिस फैकल्टी से कोचिंग लेते हैं ना, उसी फैकल्टी की बुक को रेफर करें। तो ज़्यादा बेहतर होता है कवर करने में, आपके सिलेबस कवर करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। दैट्स इट। ठीक है? अदरवाइज़ लॉ ना मैंने बनाया है, ना ही आपके इंस्टीट्यूट ने, है ना? लॉ अब कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वो ही सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। एम आई क्लियर विद ऑल ऑफ यू? आई होप आई एम। अब आइए। अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैम बिजनेस लॉ बीसीआर ये सब कुछ तो समझ में आता है, बट मैम लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, जरा उसके बारे में जान ले कि लॉ नाम की चीज क्या होती है। आप बताइए जरा फटाफट से, कुछ आइडिया है? कुछ तो माइंड में चल रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड लॉ? कुछ तो होगा ऐसा ना माइंड में कि चल रहा होगा, अच्छा मैम कानून होता है, सुना है इसके बारे में काफी, कानून है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने अभी सुना हो, राइट? ये भी पॉसिबिलिटी है। वैसे आई डोंट थिंक सो, आजकल मूवीज के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू, आपके सीरियल्स, टीवी सीरियल्स के थ्रू ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। ठीक है? बट जरा प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड लॉ। तो इस कंसेप्ट में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? इस कंसेप्ट में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये 4 चीज़ें सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी लॉ का मतलब क्या है? फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम लॉ के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? मैम इसका सवाल का जवाब तो हमें खुद ही पता है। हम लॉ के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज़ हमारे सिलेबस में आ रहा है। अदरवाइज़ तो मैम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। कौन पढ़ता है अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ाई? हाँ, देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि आप पढ़ाई सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ये सिलेबस का हिस्सा है। बट आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि ना रीडिंग की हैबिट डालिए थोड़ी-सी। मतलब कुछ ऐसा रीड करा करिए डेली रात को सोने से पहले व्हिच इज़ समथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस, समथिंग बियॉन्ड योर सिलेबस। कोई भी बुक, कोई भी नॉवल, कोई स्टोरी बुक, एनीथिंग, हाफ एन आवर। अब उस बारे में मैं चर्चा करूँगी कभी लेटर ऑन। अभी जो है हम लोग फ़ोकस करते हैं, आज की जो मेरी क्लास अब बची है, इस क्लास में मैं आपको क्या-क्या कराने वाली हूँ। एक तो मीनिंग ऑफ लॉ, दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि हम इस लॉ के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, तीसरा ये लॉज़ जो हैं इसके कितने प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लॉ, और ये लॉ फाइनली आया कहाँ से है? हम इसके बारे में पढ़े तो जा रहे हैं लॉ, 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 मैम आया कहाँ से है ये? कहाँ से आया है? भगवान जी ने बनाकर तो भेजा नहीं है, कहीं से तो आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमको क्या कवर करना है? मीनिंग ऑफ लॉ। आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो लॉ का मतलब क्या होता है आप लोगों का? लॉ का मतलब होता है कानून, है ना? लॉ का मतलब क्या होता है? कानून होता है मैम। इसी कानून को अगर मैं चाहूँ तो कह सकती हूँ सेट ऑफ रूल्स। कानून का मतलब, लॉ का मतलब क्या है? बच्चे आप लोगों के सेट ऑफ रूल्स हैं। मतलब कुछ रूल्स का बंडल है, रूल्स का सेट है, ठीक है? जो कि हम सभी लोगों के ऊपर ना इम्पोज़ कर दिया जाता है। इम्पोज़ करने का मतलब क्या है? हम लोगों के ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, चाहे यानी कि हमारा मन हो या ना हो, हम लोगों को कानून तो मानना ही पड़ता है। ठीक है? ये बंडल ऑफ रूल्स हैं, ये सेट ऑफ रूल्स हैं,
जिनको इम्पोज किया जाता है आप लोगों का, लोगों के ऊपर, सिविलाइज सोसाइटी में के ऊपर क्यों किया जाता है? ताकि आप सभी लोगों के बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स जो है ना उनको गवर्न कर पाए। देखो एक सिंपल सी बात, मैं एक सिंपल सा आप लोगों को जवाब देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। से मान लीजिए अगर मैंने अभी चाय ऑर्डर करी, ठीक है, मैंने अभी चाय ऑर्डर करी और मेरे बोलने के बावजूद भी हमारे जो ऑफिस बॉय थे ना वो अभी तक चाय नहीं लेकर आए मेरे लिए। मैंने उनको रिमाइंडर दिया, वो फिर भी नहीं लेकर आए। अब मैंने क्या किया, तीसरी बारी में उनको रिमाइंडर देने के बजाय सीधा उनका मर्डर ही कर दिया। आपको क्या लगता है, एम आई अलाउड टू डू दीज थिंग्स? मतलब जब मर्जी आया, थोड़ा सा गुस्सा आया, किसी का भी मर्डर कर दिया। कोई मिर्जापुर थोड़ी चल रहा है यहाँ पर, है ना? ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है बेटा, वो फेक है। वो सारी चीजें, ये मिर्जापुर और ये सारी वेब सीरीज जो है ना, मतलब दे आर गुड फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, मगर उसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। एटलीस्ट सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो ये ऐसी बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। लोगों बच्चों का दिमाग खराब कर देती है ऐसी वेब सीरीज। बट ठीक है, इग्नोर। हमको भी उनको बस एंटरटेनमेंट की तरह लेना है, ज्यादा भाव नहीं देना। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जस्ट बिकॉज मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या इसका मतलब कि मैं कभी भी किसी का भी मर्डर कर सकती हूँ? मैं कभी भी कोई भी क्राइम कर सकती हूँ? नहीं ना। अगर मेरे को किसी भी तरीके का डर नहीं होगा कि यार मुझे जेल जाना पड़ेगा या मुझे सजा होगी, तब तो मैं अपने मन की मर्जी करने वाली हूँ। जब मन में आया किसी का भी मर्डर कर दिया, हाफ मर्डर कर दिया, किडनैपिंग करवा ली, स्मगलिंग कर ली। अगर मेरे मन में डर ही नहीं होगा, या इसी तरीके से किसी के भी मन में अगर ऐसा कोई डर ही नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कैसे चलेगी फिर ये दुनिया? तो सभी इंसानों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर आपको रहना है, कोई जंगल राज नहीं चल रहा है कि बड़े जानवर ने छोटे जानवर को मारा, काटा और खा लिया। नहीं, कोई आप लोगों का जंगल राज नहीं है, इंसानों की दुनिया है ये। सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर रहना है तो भाई अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा। नो मैटर आपको कितना गुस्सा आ रहा है, नो मैटर कुछ भी हो रहा है, इट डजंट मीन कि आपको परमिशन मिल गई कि आप कोई क्राइम करें। राइट? आपको कोई परमिशन नहीं है। ऐसा ऑलरेडी रूल्स बना दिए गए हैं अंडर द इंडियन पेनल कोड। समझ रहे हैं? तो अगर डर होगा, कानून बना हुआ होगा, तो इंसान ना डिसिप्लिन में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। जैसे हॉस्टल्स में होता है, देखो अपने घर में जब इंसान होता है तो वो कभी भी खाना खा लेता है, कभी भी खाना खा लेता है जब उसका मन करा। शाम का डिनर की बात अगर मैं करूं, शाम को 8 बजे भी कई लोग खा लेते हैं, कई लोग रात के 10 बजे खाना खाते हैं, कई लोग रात के 12 बजे खाना खाते हैं। लेकिन अगर यही आप लोग हॉस्टल में रहेंगे तो बेटा एक टाइम लिमिट होती है जब तक आपको डिनर मिलेगा। तो आपको पता होता है 8 से 9 के बीच में डिनर टाइम है। उसके बाद अगर आप जाएंगे कैंटीन में तो आपको डिनर नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं आप मजबूर हो जाओगे 8 से 9 के बीच में डिनर करने के लिए, है ना? आप मजबूर हो जाओगे, यानी कि एक डिसिप्लिन में आ जाओगे। तो लॉ जो है ना आपका क्या है, सेट ऑफ रूल्स है जो सभी लोगों को एक डिसिप्लिन में ले आता है ताकि वो सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह पाए। गेटिंग माई पॉइंट? ताकि वो सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह पाए। अब ये जो पूरी बात मैंने आपको समझाई है, इसको मैं सिंपली अभी रीड करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। क्या लिखा है हमारे पास? लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स which governs our behavior and relations in a civilized society। ठीक है? अब अगर मैम हमने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं माना तो बोलो जरा। ऑब्वियसली ना फाइन्स होंगे, पेनल्टीज होंगी, किसी ना किसी तरीके से तो आप लोगों को सजा दी जाएगी। देखो एक बात बताओ, आप मैं नॉर्मल अगर एक बात करती हूँ, मैं स्कूटी चला रही हूँ, ठीक है, बिना हेलमेट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, ठीक है, और स्पीड लिमिट भी मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ और मैं स्कूटी चलाते जा रही हूँ। काफी देर तक मैंने स्कूटी चलाई और उसके बाद जो है ना हमारे मामा मिल गए, मतलब जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जिनको आम भाषा में हम लोग ज्यादातर यही बोलते हैं ना कि हमारे मामा मिल गए, राइट? अब अगर वो बाई चांस मुझे मिल जाए, मुझे रोक ले कि मैडम आपने हेलमेट भी नहीं पहना, उन्होंने बोला मैम ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, मेरे पास वो भी नहीं था, ठीक है, स्पीड लिमिट भी मैंने क्रॉस करी हुई थी। अब इतना सब कुछ अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे एक बात बताइए, वो चालान काटेंगे? वो मुझसे फाइन चार्ज करवाएंगे? अब अगर मैं उस टाइम पर उनको ये बोल दूं कि सर मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं था
कि स्कूटी चलाते समय हेलमेट भी पहनना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्कूटी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैरी भी करना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्पीड लिमिट क्या होती है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके की बातें उनके सामने बोलूँगी, आर दे गोइंग टू बिलीव मी? क्या वो मुझे बिलीव करने वाले हैं? आर दे गोइंग टू ट्रस्ट मी फॉर दिस? नो। वो कहेंगे मैम क्या पागल बना रहे हो? मतलब आप स्कूटी चला रहे हो, पब्लिक रोड पे चला रहे हो और आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लो मुझे वाक़ई में नहीं पता, तब भी ये मान लिया जाएगा कि मैम आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? बिकॉज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन आती है आप लोगों के सामने, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। जस्ट बिकॉज़ आपको अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के कानून के बारे में नहीं पता, तो अब आप ये मत सोचिएगा कि आप अपनी उस कानून से रिलेटेड जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है, उससे बच के निकल जाओगे। एक बात बताओ, मैं ट्रैफिक में माना स्कूटी मेरी है, मैं चला रही हूँ, मगर सड़क तो मेरी नहीं है। इट्स अ पब्लिक रोड व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड बाय पब्लिक एट लार्ज। उसको सब यूज़ कर रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल गार्डन तो नहीं है, मेरा अपना पर्सनल वरांडा तो नहीं है। क्या है वो? पब्लिक रोड है मैम। माना आप चला रहे हो, ठीक है? माना आपकी अपनी स्कूटी है, आप खुद चला रहे हो, बट दैट डज़न्ट मीन कि आपको परमिशन मिल गई कि आप जितनी मर्ज़ी स्पीड लिमिट रखो। वही स्पीड लिमिट्स को क्रॉस करके मैम आप अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हो, आप दूसरे लोगों की लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हो। तो हम आपको ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। आपको फाइन भरना पड़ेगा। अब अगर मैं फाइन भरूँगी, मुझे दुःख होगा, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं अक्ल आएगी। नेक्स्ट टाइम से मैं अपनी स्पीड लिमिट्स को क्रॉस नहीं करूँगी। मतलब चांसेस तो यही होता है कि इंसान नेक्स्ट टाइम वो गलती सेम नहीं करता है, अगर एक बारी उसको हर्जाना भरना पड़ जाए, एक बारी अगर उसको ऐसा कोई फाइन या पेनल्टी पे करनी पड़ जाए। मानते हो ना इतनी बात, है ना? तो अब अगर मैं उनके सामने मासूम सा चेहरा बनाकर बोलूँ, "सर मुझे तो पता ही नहीं था कि स्पीड लिमिट नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे तो पता ही नहीं था, स्कूटी चलाते समय जो है हम लोगों को क्या कैरी करना पड़ता है, हेलमेट भी पहनना पड़ता है। मैम सर मुझे पता ही नहीं था।" वो बेटा हँसेंगे मेरे ऊपर और छूटते ही बोलेंगे, "मैडम चालान पे ना करना पड़े इसीलिए ऐसे बोल रहे हो ना? कोई बहानेबाज़ी नहीं चलेगी। ये आपके ये जो एक्सक्यूज़ेज़ है ना कि आपको कानून का नहीं पता था, आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता था, ये फालतू की बातें नहीं चलेंगी मैम। हम तो मानकर चलेंगे कि अगर आप पब्लिक रोड पर स्कूटी चला रही हो, तो आपको ट्रैफिक रूल्स आते हैं। हम ये बात मानकर चलेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप वाक़ई में नहीं जानते, तो भी वो आपकी गलती है। वो भी आपकी एक गलती है। समझ रहे हैं? जिसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आप उसको अपना बचपने में काउंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। समझ रहे हैं? ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सिस्टेट। समझ रहे हैं? आपका ये लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखा गया है, क्या किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है? हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, आज ही की वीडियो में कवर करेंगे। अभी बस इतना जानिए, अगर आप इग्नोरेंस वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? अनअवेयर। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड से आप ताल्लुकात रख रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई कानून बना हुआ है, ठीक है? तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस कानून के बारे में पहले जानो, कि आप उस कानून के बारे में जानो, उसके बाद काम करो। बिकॉज़ इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ठीक है? अब अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आई, तो वो आपको भुगतनी पड़ेगी, आप अपनी लायबिलिटी से बचकर नहीं निकल सकते। So, it's a legal principle holding that a person who is unaware of law, कोई भी इंसान जो कानून से अनअवेयर है, may not escape liability, वो अपनी जिम्मेदारी से बच के नहीं निकल पाएगा for violating that law। ठीक है? मेयरली बिकॉज़ ही और शी वाज़ अनअवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। जस्ट बिकॉज़ आपको उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि अब उस कानून के द्वारा, अब उस लॉ के द्वारा आपको जो भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई, आपको जो भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई, आप वो ज़िम्मेदारी से अब बच के निकल जाएँगे। नहीं बॉस, अब आप उससे बचकर नहीं निकल सकते। समझ रहे हैं एवरीवन?
1 सेकेंड। ठीक है, तो अभी जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे मैम तो मतलब कैसे चलेगा, मतलब हमें क्या सारे कानून जानने पड़ेंगे, सारे के सारे? मतलब इतने सारे कानून हैं, इतने सारे लॉज हैं, क्या हमें सबके बारे में जानना पड़ेगा? नहीं, नहीं, बताती हूँ कैसे। देखिए, एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देने जा रही हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को किसके रिगार्डिंग? आपको एग्जाम्पल दिया मैंने रिगार्डिंग दी ट्रैफिक लॉज, राइट? एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं और देना चाहती हूँ। क्या एग्जाम्पल है, सुनो तो। से मान लीजिए मैंने क्या किया, एक पार्टनरशिप ओपन करी है। आप सब जानते हो बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देर आर सो मेनी वेज टू कंडक्ट योर बिजनेस, टू कंडक्ट अ बिजनेस, राइट? बट मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ना अपनी तरफ से बिजनेस करने वाली हूँ, पार्टनरशिप का बिजनेस करने वाली हूँ। और वो जो मैं पार्टनरशिप का बिजनेस करूंगी वो मैं अपने किसी स्टूडेंट के साथ करने वाली हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। फाइन, मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, मान लेते हैं उनका नाम है रवि। रवि मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, ठीक है? और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं और इन्होंने अप्रोच करके बोला कि मैम चलिए आप और मैं मिलकर क्या करते हैं, अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं। मैंने कहा यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, अपना खुद का जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना, बिजनेस करना, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड आइडिया, राइट? मगर रवि पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं ज्यादा ना टाइम नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हैं जो मुझे करनी होती है, रिकॉर्डिंग है, ठीक है? काफी सारी रिकॉर्डिंग्स करनी है, लाइव लेक्चर्स करने हैं, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, सबके लिए मुझे रिकॉर्डिंग करना है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब अपना अलग से बिजनेस खोलूं और अलग से उस बिजनेस को भी मैं अपना चलाऊं। तो रवि मुझे कहता है, रवि कौन है? मेरा एक स्टूडेंट है जो सीए बन चुका है। इसने मुझे क्या बोला, मैम आप चिंता ना करें, आप बस अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहें, मुझे बताते रहें कि कौन सा काम करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे फैकल्टीज हायर करने हैं, कैसे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, कैसे बुक्स को प्रिंट करवाना है, कैसे बच्चों तक लेक्चर्स को पहुंचाना है। मैम आप बेफिक्र रहिए और आप जो है बस मुझे गाइड करते जाइए कि किस तरीके से ये आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है। बाकी चलाने की सारी जिम्मेदारी ना मैम मेरी होगी, आपकी नहीं होगी, चिंता मत करिएगा मैम। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसने मुझे बोला बस आप हफ्ते में मैम एक बार ही आ जाना, मुझे सारा समझा देना, बाकी के सभी दिनों में मैं आराम से हमारे इंस्टीट्यूट को संभाल लूंगा। अब ये बातों को ध्यान में रखते हुए हम दोनों ने मिलकर अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जिसका नाम है RN इंस्टीट्यूट। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है? ये जस्ट हाइपोथेटिकली हम बस अभी सोच रहे हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ, ठीक है? और इस इंस्टीट्यूट में, ये इंस्टीट्यूट जो है ना बिजनेस हो रहा है, किसकी फॉर्म में हो रहा है? पार्टनरशिप की फॉर्म में। अब देखो, मुझे रवि के ऊपर, रवि को मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट था कि हमने ना कोई लिखत पढ़त नहीं करी, हमने कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर्म नहीं किया, हमने कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। अरे बाबा, पार्टनरशिप तो ओरल भी बन सकती है, पार्टनरशिप रिटर्न भी बन सकती है। तो हम दोनों ने मिलकर क्या किया, ओरल पार्टनरशिप अपनी फॉर्म कर ली। अब इस ओरल पार्टनरशिप में ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हो बॉस, पैसा तो लगेगा। तो रवि ने अपनी तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। कितनी कंट्रीब्यूट करी? रवि ने अपनी तरफ से लगाए हैं 8 लाख रुपए, ठीक है? और आपकी नीति मैम ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है कितने का? 4 लाख का। देखो मैंने कम कंट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी मान लो, मैंने बोल दिया कि रवि मैं अपनी तरफ से 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगी बस। तो उसने कहा ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी तरफ से 8 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं अपनी तरफ से 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा। मैंने कहा क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, करो जी, 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करो। कर दिया। 8 लाख रुपया किसने इन्वेस्ट किया? रवि ने। और आपकी नीति मैम ने कितना इन्वेस्ट किया? 4 लाख रुपए। अब देखो, इंस्टीट्यूट जो था वो हम लोगों ने फाइनली अपना ओपन कर लिया। एक हम लोगों ने बिल्डिंग हायर कर ली और उस बिल्डिंग में हमारे 3-4 फ्लोर्स थे और अपना जो है वहां से इंस्टीट्यूट अपना रन करना शुरू कर दिया। इस इंस्टीट्यूट में हम सीए, CS, CMA, इन तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज की ना कोचिंग प्रोवाइड करते थे। अब मैं हफ्ते में एक बार ही आती थी, ठीक है?
एज अ बिजनेस पार्टनर मैं हफ्ते में एक बारी आती थी और आकर रवि को बता जाती थी कि देख बेटा, ऐसे कर लियो, ऐसे कर लियो, ये कर लियो, वो कर लियो, इस फैकल्टी से बात हो गई है, ये आ जाएंगे और ये क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। इन फैकल्टी का पेमेंट कर देना, उन बच्चों से फीस ले लेना, बुक्स अपनी प्रिंट करवा लेना, बच्चों के टेस्ट पेपर जरूर इशू करवा देना, क्योंकि जब तक बच्चा टेस्ट नहीं देगा, है ना, जब तक बच्चा टेस्ट नहीं देगा तब तक कोई भी फायदा नहीं है। तो मैंने इसको सारी बातें समझा दी, सब कुछ हम लोगों का आपस में मिलकर डिसाइड हो गया। अब हुआ क्या, रवि जो है ना, रवि, अगर मैं कहूं एज कंपेयर टू नीति, टाइम सबसे ज्यादा हमारे कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं? रवि। एनर्जी और एफर्ट्स जो हैं, एनर्जी और एफर्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हमारे कौन डाल रहे हैं? रवि। अच्छा, इनफैक्ट जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की बारी आई, तब भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया? रवि ने किया। देखो, टाइम मैं भी दे रही हूँ, हफ्ते में एक बारी आती तो हूँ। हाँ मैडम, बड़ा टाइम दे रही हो ना, हफ्ते में एक बारी आना क्या टाइम देना होता है? अब जो भी है दे तो रही हूँ, कम दे रही हूँ एज कंपेयर टू रवि, ठीक है। अच्छा, एफर्ट्स भी मैं देती हूँ मगर उतने ज्यादा एफर्ट्स में नहीं डाल पाती हूँ, बिकॉज मैं आती ही कम हूँ, हफ्ते में एक बारी तो आती हूँ। और जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बारी आई थी, वो भी मैंने अपनी तरफ से कम ही किया था। मैंने अपनी तरफ से टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है बोलो तो? 4 लाख रुपीज का। और रवि जो है उन्होंने हमारे लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया इस बिजनेस के अंदर? 8 लाख रुपीज का, मतलब ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ माई कैपिटल, डबल द अमाउंट ऑफ माई कैपिटल इन्होंने अपनी तरफ से इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, सुनो तो। पूरा एक साल बीत गया, ठीक है, मान लेते हैं हम लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड इट एंडेड ऑन, एंड तो नहीं हुआ, मतलब जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाए गए वो बनाए गए 31 मार्च 2020 तक। 31 मार्च 2020 तक आप लोगों के ना रिकॉर्ड्स बनाए गए, पूरा एक साल बिजनेस चला हमारा। ज्यादातर लोगों को पहले साल में मुनाफा नहीं होता, ज्यादातर लोगों को पहले साल में मुनाफा नहीं होता। बिजनेस है यार, बिजनेस तो पहले पैसा मांगता है, फिर आपको पैसा बना कर देता है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, हमने पैसा तो कंट्रीब्यूट करा मगर हमें प्रॉफिट्स भी हुआ, समझ रहे हैं? हम लोगों को प्रॉफिट्स भी हुआ, हमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की जब भी मैं बात करती हूँ तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी भी इनकम हुई है उसमें से हमने सारे एक्सपेंसेस अपने जो है वो कर लिए हैं, पूरे कर दिए हैं, मतलब फैकल्टीज का पेमेंट कर दिया, जिनसे बुक्स हमने प्रिंट करवाई थी उनका हमने पेमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये बिल, वो बिल, सब कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से पे ऑफ कर दिया। कर लेने के बाद अब जो पूरा एक साल बीत जाने के बाद अब जो हम लोगों के पास प्रॉफिट्स आए हैं, वो कितने का प्रॉफिट आया है? प्रॉफिट आया है टोटल 6 लाख रुपए। अब रवि बड़ा खुश हो गया, रवि ने सारी कैलकुलेशंस करी और कर लेने के बाद जब देखा कि 6 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, तो रवि ने ना मुझे फोन घुमा दिया और फोन करके कहता है, मैम पार्टी बनती है, दुनिया को तो पहले साल में ऐसा कोई मुनाफा होता नहीं है, हम लोगों को मुनाफा हुआ, हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, है ना। कितने का हुआ? पूरे 6 लाख रुपए का। मैम पार्टी करेंगे। मैंने कहा चल ठीक है बेटा, ऐसा कर, डोमिनोज मिल मुझे, मैंने इसको बता दिया जो भी नियर बाय डोमिनोज है वहां, मैंने कहा ऐसा कर, डोमिनोज मिल मुझे, और हम लोग क्या करते हैं, मुझे डोमिनोज मिल और वहां पर पिज्जा पार्टी करते हैं, पिज्जा इज ऑन मी, पार्टी इज ऑन मी, आई मेक द पेमेंट एंड आई गिव यू द पार्टी। कहता है हाँ हाँ ठीक है मैम, ठीक है। मैंने कहा मैं बड़ी हूँ तो मेरी तरफ से पार्टी तुमको, ठीक है, ऐसा कर, पूरा प्रॉफिट ले आ, वहीं पर आधा आधा वहीं पर जो है हम अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। मैंने इतनी बात बोली, वहीं पर हम अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। अब मैं और रवि, हम दोनों पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? देखो जरा, डोमिनोज। वाह, नाम सुनते के साथ ही मन कर गया है अब तो, फाइनली पिज्जा खा ही लिया जाए। खा लेंगे थोड़ी देर में, आप लोग भी प्लीज। हाँ, वैसे ट्राई करो कि इन सब चीजों को अवॉइड ही करो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल, है ना। अब देखो हुआ क्या, डोमिनोज में हम दोनों मिले, ठीक है, बैठे हुए थे तो, अब बैठे हुए थे तो मैंने बोला कि अच्छा बता भाई रवि क्या खाएगा? इसने मुझे बता दिया, मैम मैं खाऊंगा चीज बर्स्ट पिज्जा, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ वेजीज। मैंने कहा ठीक है यार, मैं ना पास्ता खाऊंगी, व्हाइट सॉस पास्ता। चलो ठीक है, मैं ना ऑर्डर देकर आती हूँ। तो रवि मुझे क्या कहता है, अरे मैडम आप बैठो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ।
मैंने कहा चल ये ले मेरा कार्ड, ठीक है, मैंने इसको पिन नंबर भी दे दिया, कार्ड भी दे दिया, इतना तो मुझे विश्वास है रवि के ऊपर। मैंने इसको वैसे देना नहीं चाहिए, वैसे नहीं देना चाहिए किसी को भी, जितना मर्जी आपको अपने, ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स की बात अलग है, जितना मर्जी हो प्लीज कोशिश करा करिए अपना पिन नंबर किसी के साथ भी शेयर मत करें। बट मैंने क्या किया, बिकॉज आई ट्रस्ट रवि, है ना, तो मैंने बच्चे अपनी तरफ से क्या किया, मैंने रवि को अपना पिन नंबर अपना कार्ड दे दिया कि जा सिमरन जा, जी अपनी जिंदगी, जो ऑर्डर करना है कर दे, पिज्जा पास्ता कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ऑर्डर कर दे। और ये मेरे पास क्या कर कर गया, मेरे पास रवि जो है 6 लाख रुपए मुझे देकर कि मैम आप बड़े हो, तो आप मेरे सीनियर हो, आप मुझसे बड़े हो, तो ये पकड़ो 6 लाख रुपए, आप फटाफट से जरा प्रॉफिट को डिवाइड करो, तब तक मैं पिज्जा ऑर्डर कर कर आता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है भाई, नो इश्यूज, मैंने कार्ड दे दिया, ये भी चले गए। गए जाकर जो है अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस कर दिया, डोमिनोज का पिज्जा और पास्ता एंड बर्गर जो भी था। अब ये लेकर आने लगे, ट्रे में मिला, लेकर आए, और लेकर आकर जस्ट ये बैठने ही वाले थे, उससे पहले ही मैंने कहा अच्छा रवि आ गए, चलो रवि मैंने जो है पैसा बांट दिया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ये लो रवि, मेरी तरफ से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने किया है, ये लो भाई रवि, तुम्हारे 3 लाख रुपए, ठीक है, और ये मेरे, मैंने इसको इस तरीके से बोला, मैंने 2 एनवलप्स बना लिए, एक एनवलप के अंदर मैंने क्या किया, 3 लाख रुपया डाल दिया, और एक बड़ा वाला एनवलप था, ठीक है, और एक एनवलप के अंदर मैंने क्या किया, अपने लिए 3 लाख रुपया रख लिया। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, रवि उस टाइम पर खड़े हुए थे ट्रे के साथ, बेटा ट्रे इनके हाथ से छूट गई, इनको तो लगा इनके साथ धोखा ही हो गया, लिटरली। इन्होंने बोला मैम 3 लाख रुपया, आप किस बात का 3 लाख रुपया ले रही हो? मैंने कहा रवि ये क्या तरीका है बात करने का, कैसे बात कर रहा है, मैं फैकल्टी हूँ तुम्हारी, मैं सीनियर हूँ तुम्हारी। तो मुझे बोला कि मैम चलो वो सीनियर वो फैकल्टी मैडम सब समझता हूँ मैं, आप सीनियर हो, आप मुझसे बड़े हो, वो सब बात मैं समझता हूँ आपकी, मुझे पहले ये बताओ मैडम, छोड़ो, मैंने कहा पास्ता पिज्जा सब गिर गया, कहता है मैडम वो सब छोड़ दो, फिर खरीद लेंगे और खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पहले तो नीति मैडम आप मुझे ये पिक्चर क्लियर करो कि आपको 3 लाख का पैसा रुपया 3 लाख का प्रॉफिट क्यों मिलेगा? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, 3 लाख प्रॉफिट मुझे क्यों नहीं मिलेगा? रवि कहता है मैडम एक बात बताओ, कैपिटल लगाई ज्यादा किसने? मैंने। रवि बोल रहा है ना ये सारी बातें मैंने, रवि ने लगाई। एफर्ट्स ज्यादा किसने किए? मैंने, यानी कि रवि ने। टाइम सबसे ज्यादा किसने लगाया? मैंने, रवि ने। तो ऑब्वियसली मैम प्रॉफिट्स भी तो ज्यादा कौन लेगा? मैं ही लूंगा ना। तो अब रवि ने क्या किया, रवि कहता है मैम ऐसा है, कायदे से अगर मैं कहूँ ना, तो ये जो 6 लाख रुपया है, ये 6 लाख रुपया आप लोगों का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? कैपिटल रेशियो में। ये सारी बातें कौन बोल रहा है बच्चे? ये सारी बातें बोल रहा है आप लोगों का रवि। रवि बोल रहा है कि मैम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें से 2/3 होगा रवि का, यानी कि 6 लाख का 2/3 रवि का होगा, और 6 लाख का 1/3 नीति मैडम का। और ये सारी कैलकुलेशन किसने करी है? रवि ने। रवि के अकॉर्डिंगली अगर अब मैं चलूं, तो नीति को कितना पैसा मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू द रवि, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन मेड बाय रवि, नीति को कितना पैसा मिलने वाला है बताओ जरा? रवि के हिसाब से अगर मैं चलूं, तो नीति को मिलेंगे 2 लाख रुपए, समझ रहे हो? और अगर मैं चलती हूँ किसके हिसाब से, अगर मैं चलती हूँ रवि के ही हिसाब से, तो रवि को कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट्स का? 4 लाख। मतलब रवि चाह रहे हैं कि उनको 4 लाख रुपया मिले, जबकि नीति मैम उसको दे रही थी कितना? 3 लाख। रवि चाह रहे हैं कि नीति मैम को सिर्फ 2 लाख रुपया मिले, मगर नीति मैम उसको कितना, नीति मैम कितना ले रही थी? 3 लाख। तो रवि जो है लड़ने लगा कि मैडम ऐसा है, चुपचाप 1 लाख रुपया वापस करो। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, जो करना है कर ले। इसने भी बेटा कर दिया। क्या किया? इसने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब आ गया जी केस, रवि वर्सेस नीति। सुनना ध्यान से, हाँ। अब केस बन गया हमारा ये, और केस क्या है? रवि वर्सेस नीति। अब इस केस में हुआ क्या, देखो जो केस फाइल करता है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं, उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? डिफेंडेंट। जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेंटिफ।
और जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट, और जो एग्जैक्टली आपका केस फाइल करता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्लेंटिफ बुलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, सुनो तो। रवि ने केस फाइल कर दिया। अब जैसा केसेस में होता है, लॉयर्स हायर करे गए, तारीख पे तारीख पड़ी गई, सब कुछ किया गया। अब हुआ क्या, सबसे पहले रवि को बोलने का मौका दिया गया। मेरा लॉयर, जो मेरे लॉयर थे, उन्होंने रवि से एक सवाल किया कि रवि आप बताओ क्या दिक्कत है, आपने क्यों केस फाइल किया है नीति मैम के अगेंस्ट, क्या दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों केस फाइल कर दिया नीति मैम के अगेंस्ट। अभी तो अच्छी खासी आप लोगों की पार्टनरशिप चल रही थी, अब आपने नीति मैम के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो रवि का गुस्सा निकल आया, कहता है क्यों ना केस फाइल करूं, टाइम मैंने ज्यादा दिया, एनर्जी ज्यादा मैंने इन्वेस्ट करी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी मैंने ज्यादा किया, बिजनेस में पैसा मैंने ज्यादा लगाया, और जब प्रॉफिट खाने की बारी आई तो नीति मैम को बराबरी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ऐसे क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मेरा लॉयर कहता है हाँ भाई सही बात है, देखा जाए तो नीति मैडम ने कितना गलत किया। तो अब एक बात बताओ रवि, मेरा लॉयर पूछ रहा है ये सारी बातें रवि से, एक बात बताओ रवि, क्या आपका नीति मैम के साथ ऐसा कोई अग्रीमेंट बना था, पहले से कोई रिटर्न अग्रीमेंट बना था आप दोनों के बीच में। तो रवि कहता है नहीं, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं था, नीति मैम को मुझ पर ट्रस्ट था, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट था, हमारा तो ओरल अग्रीमेंट्स बने थे। चलो, मतलब ओरल अग्रीमेंट बना था। तो फिर मेरे लॉयर ने एक सवाल और किया, क्या ओरल अग्रीमेंट में, रवि आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया था, क्या आप लोगों ने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या होगा, ऐसा कुछ डिसाइड किया था या नहीं किया था, ये बताओ पहले। तो रवि कहता है भाई इसमें डिसाइड क्या करना, डिसाइड करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसमें क्या डिसाइड करना है, ऑब्वियसली मैंने पैसा ज्यादा लगाया है तो मुझे ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हमने कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया था। बस जी इतनी बात बोलने की थी रवि की, और रवि जो थे वो हमारे ये केस हार गए। यस, यू हर्ड इट राइट, रवि जो है वो केस हार गए। यानी कि नीति मैम अब कितना प्रॉफिट लेकर जाएंगी, पूरा 3 लाख रुपए, और रवि को 4 लाख नहीं, कितना मिलेगा, 3 लाख रुपए। क्यों केस हार गए, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चल रही है हम दोनों की, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर मैं इस एक्ट की बात करूं, अगर मैं इस लॉ की, इस कानून की अगर मैं बात करूं, तो हम सबको फ्रीडम होता है, पार्टनर्स के पास फ्रीडम होता है, किस चीज का, पार्टनर्स के पास फ्रीडम होता है इस चीज का कि वो डिसाइड कर सकते हैं, दे कैन डिसाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अपने आप मिलकर पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, मतलब 60-40 होगा, 40-60 होगा, 50-50 होगा, 30-70 होगा या 70-30 होगा, आपस में मिलकर डिसाइड कर लो। लेकिन अगर आप लोगों ने आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं किया ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, फिर तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि जो भी आप लोगों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बॉस। अब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसा रवि भी नहीं बोल रहा है, ऐसे मेरे लॉयर भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कौन बोल रहा है, खुद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो साफ बोल रहे हैं इतनी बात कि भाई अगर आप लोगों ने, हम फ्रीडम दे रहे हैं ना आपको, आपस में मिलकर डिसाइड कर लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पहले डिसाइड करो, बाद में नहीं। बाद में भी अगर आप लोग आपस में मिलकर जुलकर कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब जैसे ही रवि को ये बात पता चली, रवि फिर फैल गया, कोर्ट में ही लेट गया, नीति मैम बहुत खराब है, नीति मैम ये, नीति मैम वो, आप बहुत गलत कर रहे हो मैम, आप पूरा पैसा लेकर जा रहे हो, आपने इतना टाइम नहीं दिया, आपका जमीर कैसे मान रहा है मैम, ये वो। तो मैंने इसको क्या बोला, इट्स बिजनेस, लेट्स बी प्रैक्टिकल,
देखो ऑब्वियसली इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारे बीच में पार्टनरशिप तो नहीं रहेगी फॉर श्योर, ठीक है। एंड आई एम नॉट दैट मच प्रैक्टिकल, बट स्टिल अभी केस चल रहा है, एग्जाम्पल चल रहा है, तो उसके हिसाब से सो मैंने इसको क्या बोला, भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता ये सारी बात तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। समझ रहे हो, मतलब क्योंकि रवि ने हमारी इतनी बात बोली, रवि कहता है भाई मैंने तो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा पहली बात तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुमने पार्टनरशिप एक्ट फाउंडेशन लेवल में पढ़ा है, बट ऑल्सो अगर मानो ये सीए ना भी होते, सीए सीएस सीएमए ये ना भी होते, लॉयर ना भी होते, मानो कोई डॉक्टर है, दो डॉक्टर्स मिलकर साथ में क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तब भी ये माना जाएगा कि जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई कानून बना हुआ है तो आपको उस कानून की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है तो वो आपकी गलती है, उसका भुगतान आप करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। गेटिंग माई पॉइंट। सो रवि, अगर आपको नहीं पता कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ ऐसा बोलता है तो वो आपकी गलती है, तो अब आप नुकसान भुगतो। भुगत रहा है ना रवि, नुकसान क्या भुगतेगा कि पैसा इसने डबल लगाया मुझसे, मगर प्रॉफिट इसको मेरे बराबर ही मिलेगा, इक्वल मिलेगा, तो इसको नुकसान हो जाएगा कहीं ना कहीं, कितने का, पूरे 1 लाख रुपए का। तो वो अब इसकी गलती है, इसको पता होना चाहिए था, है ना भाई। बिजनेस करते समय किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और ट्रस्ट करो भी, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो वरना बिजनेस नहीं हो पाएगा, मगर जितना हो सके ना लिखित पढ़त रिटन डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी चाहिए, जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए। और जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड कानून आप लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए, डेफिनेटली। समझ रहे हैं, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। गेटिंग माई पॉइंट, इसीलिए हमें कानून के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे अगर मानो, अब देखो जैसे मैं अपनी पार्टनरशिप बना रही हूँ तो मुझसे ये उम्मीद होगी कि मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आता है, ठीक है। अगर मानो मैं अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश कर रही हूँ, चाहे से मैं किसी भी प्रोफेशन से हूँ, सीए हूँ, सीएस हूँ, डॉक्टर हूँ, कुछ भी हूँ, अगर मैं अपनी खुद की कंपनी बना रही हूँ तो मुझसे उम्मीद होगी कि मुझे कंपनीज एक्ट 2013 आना चाहिए। अगर मैं अपनी खुद की फैक्ट्री डाल रही हूँ, मानो मैं अपनी पापड़ फैक्ट्री बना रही हूँ, मैंने एक फैक्ट्री ओपन करी जिसमें हम पापड़ बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं पब्लिक रोड पर स्कूटी चला रही हूँ ट्रैफिक के बीच में, अगर मैं अपना प्राइवेट व्हीकल भी चला रही हूँ ना, अपना प्राइवेट व्हीकल भी चला रही हूँ, बेटा चला तो पब्लिक रोड पे रही हूँ, तो चला तो ट्रैफिक के बीच में रही हूँ, तो मुझे ट्रैफिक लॉस आने चाहिए। समझ रहे हैं, आपकी अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो अब उसका भुगतान आप खुद करें, उसका भुगतान कोई और नहीं करेगा, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सो आइए जरा देखते हैं वापस से इस कंसेप्ट पर। अब एक बात बताओ, क्या मैम हम लोगों को क्या पूरा ब्रह्मांड का कानून पता होना चाहिए क्या? अरे नहीं रे, पूरे ब्रह्मांड का कानून पढ़ने बैठ गए तो फिर लॉयर ही नहीं बन जाएंगे, है ना। हमारे लॉ मेकर्स कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का कानून जानने की जरूरत नहीं है, बस जिस एरिया में, जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं ना उस फील्ड से रिलेटेड कानून जान लो। मतलब अगर मैं क्लिनिक एस्टैब्लिश कर रही हूँ, मान लो अपना, ठीक है, तो मुझे उससे रिलेटेड कानून कोई ना कोई बना होगा, वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे उसकी जानकारी तो कम से कम रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी पड़ी तो उस जिम्मेदारी से आप बच के नहीं निकल पाएंगे। यू मे नॉट एस्केप द लाइबिलिटी फॉर वायलेटिंग दैट पर्टिकुलर लॉ। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या करवाया, कानून का मतलब होता है आप लोगों का सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स
आर बिहेवियर एंड रिलेशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब दूसरी बात, आप लोगों को अगर मैं कहूँ ना, तो ये क्या होता है कानून आप लोगों का? ये कानून आप लोगों के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं आप लोगों के, जो कि लोगों के बीच में डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने हॉस्टल का एग्जांपल दिया था, अगर एक ही निश्चित समय पर आपको खाना सर्व होगा, तो आप उसी निश्चित समय में जाएँगे और एक अपने आप एक डिसिप्लिन में आ जाएँगे, कि चलो डिनर जो है हमें अभी करना है, इतने टाइम पर ही करना है। अब ये जो कानून है आपको पूरे ब्रह्मांड का जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कानून है आप लोगों का, कंट्री टू कंट्री ये डिफर करता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखो, मैं जैसे हमारी होली बुक्स होती है ना, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, वो जो सारी बुक्स हैं, वो होली पीपल के द्वारा बनाई गई होली बुक्स हैं। आप उसको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, किसी भी सदी में पढ़ो, किसी भी साल में पढ़ो, उसका कंटेंट सेम रहने वाला है। आप उसको दुबई में पढ़ो चाहे इंडिया में, पाकिस्तान में पढ़ो, कुरान आप पाकिस्तान में पढ़े चाहे इंडिया में पढ़े, ठीक है, उसका कंटेंट तो सेम ही रहने वाला है। जो भी अच्छी बातें वो सिखाता है, वो वहां पर भी वही सिखाने वाला है और यहाँ पर भी, क्योंकि उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, गीता, भगवत गीता पढ़नी शुरू करी थी मैंने बीच में, बट रह गई, करूंगी दोबारा से शुरू। बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, पंजाबी में, राइट। तो आपको जिस मर्जी लैंग्वेज में पढ़ लो, जिस मर्जी देश में पढ़ लो, कंट्री में पढ़ लो, जितने मर्जी सालों बाद पढ़ लो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज उसके अंदर आप लोगों के, उसके अंदर भी प्रिंसिपल्स हैं, ये होली बुक्स के अंदर भी प्रिंसिपल्स हैं। आप लोगों के जिंदगी को जीने का कायदा सिखाया गया है वहां पर, लेकिन लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो चेंज हो, वो आपके, सॉरी, वो आपके फिक्स हैं। जो आज से 1000 साल पहले गीता में लिखा गया था, हजारों साल पहले, आज भी वही लिखा गया है। मगर जब मैं कानून की बात करती हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ, दिस लॉ इज फॉर्म्ड बाय नॉर्मल इंडिविजुअल्स, नॉर्मल पर्सन्स लाइक अस, ओके। और ये जो आप लोगों का कानून है, ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, प्लस बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से ये चेंज भी होता रहता है। जरूरी नहीं है कि जो कानून आप अभी पढ़ रहे हैं वो आने वाले सालों में भी पढ़ेंगे। हाँ, अगर उस कानून में कोई डिफेक्ट नहीं है, अगर वो बदलते जमाने की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उनको हैंडल कर पा रहा है, तो हमें कानून बदलने की जरूरत नहीं है। लाइक आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देखा देखा होगा आप लोगों ने इनके पीछे के साल। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बना हुआ है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का बना हुआ है, और अभी तक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जरूरत महसूस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले मेरे पास था कंपनीज एक्ट 1956, और उससे पहले भी मेरे पास कंपनीज एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट लॉज थे, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग कंपनी लॉज थे ना, वो बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, तो नए लॉज लाए गए, अमेंडमेंट्स लाई गई। समझ रहे हैं? क्या गीता, कुरान, बाइबल, उनमें भी कोई अमेंडमेंट सुनी है आपने कि उनमें कोई अमेंडमेंट आई हो? नहीं ना। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर हो तो डेफिनेटली। सो आइए जरा, सो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ बच्चे, कि कानून जो है आपके क्या है। कानून का मतलब होता है आप लोगों का प्रिंसिपल्स, जो क्रिएट करते हैं डिसिप्लिन। इनकी जरूरत है बिकॉज दे विल गवर्न एंड दे विल कंट्रोल आर बिहेवियर एंड रिलेशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये कानून आप लोगों का कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है। एक बात बताओ, मैं यहाँ के सारे ट्रैफिक लॉज जो है वो सीख, ट्रैफिक रूल्स जो है वो मैं समझ लूं, मगर क्या ये ट्रैफिक रूल्स सेम आपके कनाडा में भी रहने वाले हैं? इज इट सो रियली? नहीं ना। आप, और कनाडा के जो रूल्स हैं, क्या वो आपके दुबई में एप्लीकेबल होते हैं, या दुबई के रूल्स क्या इंडिया में एप्लीकेबल होता है? भाई, कंट्री टू कंट्री लॉज आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बात आपकी, लॉ आपका फ्लेक्सिबल होता है, बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। और मैम इसके बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। समझ रहे, कोई बहाना वहाना नहीं है। अब जो हुआ है उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जैसे रवि को भुगतना पड़ा।
पैसा ज़्यादा लगाया, टाइम ज़्यादा लगाया, एफर्ट्स ज़्यादा लगाए, मगर उसके बावजूद भी नीति मैम प्रॉफिट्स ले गई 50%। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू guys. Do share your feedback in the comments box below. Fine. And you will get the information regarding the Google Drives and the pen drives in the link that I'll share with this video. Now, अब नेक्स्ट आती है कहानी कि मैम ओके ये तो समझ में आ गया कि लॉ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आ गया, लेकिन अब बात आती है कि ये लॉ की ब्रांचेस भी होती है, समझ रहे हो। एक होते हैं आप लोगों के इंडियन लॉ जो कि इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं, और एक होते हैं आप लोगों के इंटरनेशनल लॉ जो कि आप लोगों के दो दो कंट्रीज के बीच में अप्लाई होते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया वो आप लोगों के एप्लीकेबल होते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन बस आपको जाननी है आपके सिलेबस के हिसाब से कि लॉ की भी अपनी ब्रांचेस हैं। वी हैव गॉट इंडियन लॉ, वी हैव इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। इंडियन लॉ जो है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉस, आप लोगों का सिविलियंस के लिए जो लॉ बनते हैं, क्रिमिनल्स के लिए जो लॉ बनते हैं, अच्छा जो नेवी पर्सन होते हैं उनके लिए भी डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं, तो वहां पर भी हमारे काफी सारे लॉज हैं जो आर्मी पर्सन के लिए, नेवी पर्सन के लिए, आप लोगों के लिए फॉर्म की जाती है। उनके ऊपर नॉर्मल सिविलियंस के लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये अभी जानकारी के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में फिर मैम है क्या एग्जैक्टली कौन सी ब्रांच है लॉ की, मैं बता देती हूँ आपको। हमारे पास है, हमारे पास जितनी भी ब्रांचेस है उसमें से सिविल लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सिविल लॉ में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लॉ की एक ब्रांच है सिविल लॉ और उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लाइक लेबर्स के लिए बनाए गए हैं लेबर लॉज, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए हैं फैमिली लॉज, मर्चेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए बनाए गए हैं बिजनेस लॉज, जिसको हम लोग बुलाते हैं मर्केंटाइल लॉ। देखो, मैं मर्चेंट बोलूं, ठीक है, बिजनेसमैन बोलूं, व्यापारी बोलूं, एक ही बात है। तो व्यापारियों की सहूलियत के लिए बनाए गए कानून को हम लोग क्या बुलाते हैं, मर्केंटाइल लॉ। इसी मर्केंटाइल लॉ को बिजनेस लॉ भी कहते हैं, इसी मर्केंटाइल लॉ को कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। मतलब आप इसको बिजनेस लॉ बोलो, चाहे से आप इसको कमर्शियल लॉ बोलो, चाहे से आप इसको मर्केंटाइल लॉ बोलो, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या है मर्केंटाइल लॉ? मर्केंटाइल लॉ मैम एक ऐसा कानून है, ये आप लोगों का एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर ना राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। देखो, हर व्यापारी अपने बारे में सोचेगा और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप एक बात बताओ, एक सेलर और एक बायर अगर आपस में डील करते हैं तो सेलर चाहता है कि जो प्राइस उसने कोट किया है उसी प्राइस पे गुड्स बेचे, वो बार्गेनिंग नहीं चाहता, वो बल्कि उल्टा चाहेगा दाम ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, है ना। बायर जो है वो चाहेगा कि दाम कम से कम हो जाए, यानी कि कुछ बार्गेनिंग हो जाए। अब अगर मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो भी गलत नहीं, बायर के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो भी गलत नहीं, हर इंसान अपने बारे में ही सोचता है एंड इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग। अपने बारे में सोचना कुछ भी गलत नहीं है, बस इस बात का ख्याल रखें कि अपने बारे में सोचते समय आप किसी और का नुकसान ना कर बैठे, बट इस बात को ध्यान में रखिए। बाकी अगर आप अपने बारे में सोचते हैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, अपनी जिंदगी अपनी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, अगर आप किसी भी तरीके का निर्णय लेना चाहते हैं, अगर वो लीगल है, अगर वो एथिकल है, देन जस्ट गो फॉर इट, देन जस्ट गो फॉर इट, ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। सो यानी कि कुछ गलत नहीं है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सब लोग, अगर सेलर बायर दोनों अड़ जाए, सेलर प्राइस कम नहीं कर रहा, बायर जो है वो बार्गेनिंग का प्राइस जो है वो अप नहीं कर रहा, तो क्या ऐसे सेल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। सो बिजनेस करते समय हर मर्चेंट अपने बारे में सोचता है, विच इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, बट कानून जो है वो सबके बारे में सोचता है, समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के पास क्या आया है, मर्केंटाइल लॉ। हमारे पास क्या आया है, ये मर्केंटाइल लॉ। सो मर्केंटाइल लॉ जो है वो मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी, जो भी मर्केंटाइल आपका लेन देन होगा, जो भी बिजनेस डीलिंग्स होंगी, उन बिजनेस डीलिंग्स में डील करने वाले बिजनेस पर्संस जो हैं, बिजनेस पर्संस बिजनेस डीलिंग करेंगे किसी ना किसी बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर, उन सभी के क्या होंगे राइट्स और उन सभी की
क्या होगी ऑब्लिगेशन, इन्हीं सब चीजों को आपके डिस्कस किया जाएगा। समझ रहे हैं? इन्हीं सब चीजों को अब आप लोगों का डिस्कस किया जाएगा। अब यानी कि मर्केंटाइल लॉ क्या है? मर्केंटाइल लॉ इज अ पार्ट ऑफ अ सिविल लॉ। लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच है हमारे पास सिविल लॉ। सिविल लॉ का एक हिस्सा पढ़ रहे हैं हम लोग मर्केंटाइल लॉ, जो कि आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के रिगार्डिंग बात करता है। किसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस? मर्केंटाइल पर्संस की, जो कि कोई ना कोई मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं रिलेटिंग टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्केंटाइल प्रॉपर्टी। मर्केंटाइल लॉ को हम बिजनेस लॉ या कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। यही बिजनेस लॉ आप लोगों के पास 60 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो लॉ है ये एग्जैक्टली आप लोगों का आता कहाँ से है? कोई आसमान से तो टपका नहीं होगा, कहीं से तो आया होगा ना। अब आप लोगों को दिए गए हैं, अब ये दो टॉपिक्स हमारे और हम करने वाले हैं, उसके बाद हमारी क्लास जो है हम वाइंड अप कर देंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि ये कानून आप लोगों का आया कहाँ से। अब देखो, ये कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा दूं, बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग से। हमने कहाँ से शुरुआत करी थी बोलो तो? मैंने आपको बताया था सीए फाउंडेशन जो है इसके अंदर 4 पेपर्स हैं, और मैं आप लोगों को जो कवर करवाऊंगी वो कौन सा कवर करवाऊंगी? बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें से 60 मार्क्स का है बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा जाना, ठीक है। और 40 मार्क्स का है हम लोगों का बीसीआर। अब ये जो बिजनेस लॉ है ये है आप लोगों का 60 मार्क्स का, विच कवर्स अप्रोक्सीमेटली 5 चैप्टर्स, एग्जैक्टली 5 चैप्टर्स इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। आईसीए, सोगा, आईपीए, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं। अब आपका जो बिजनेस लॉ का पेपर होगा वो बिजनेस लॉ भी और बीसीआर भी, मतलब पूरा पेपर नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। आपको आरटीपीज, एमटीपी सब कुछ कवर अप करवाई जाएगी क्लासेस के अंदर। अब नेक्स्ट आती है बात मैम, लॉ क्या होता है? लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स या फिर आपके प्रिंसिपल्स दैट क्रिएट्स डिसिप्लिन्स, इट इज रिक्वायर्ड टू गवर्न द बिहेवियर एंड रिलेशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये कानून आप लोगों का फ्लेक्सिबल होता है, बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से चेंज हो जाता है, और ये हर कंट्री में एक जैसा कानून नहीं होता, ये कंट्री टू कंट्री आपका वेरी कर जाता है, डिफर कर जाता है, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। नाउ ये कानून के बारे में हमें जानना क्यों है? बिकॉज कल को अगर आप कानून के बारे में नहीं जानते हैं और अगर आपका नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं अगर ट्रैफिक लॉज के बारे में नहीं जानती हूँ और बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाई जा रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ चलान। चाहे मैं जितना मर्जी बोलूं मुझे तो पता ही नहीं था, नो बडी इज गोइंग टू ट्रस्ट मी, नो बडी इज गोइंग टू बिलीव मी, हर कोई यही बोलेगा मैडम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का। अब आता है मैम ये हम ब्रांचेस है कानून की, इंडियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ। इंडियन लॉ का एक हिस्सा है सिविल लॉ, उसका एक हिस्सा है मर्केंटाइल लॉ, जो हम अपना कवर करेंगे, ठीक है। मर्केंटाइल लॉ को बिजनेस लॉ या कमर्शियल लॉ भी बुलाया जाता है। अब ये कानून आया कहाँ से? सबसे पहले अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ किसके बारे में? सोर्सेस के बारे में। कहाँ से कानून आया? कहाँ से आया? सोर्सेस मतलब आया कहाँ से? सबसे पहला सोर्स है बिजनेस लॉ का, मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ बोलूं या बिजनेस लॉ बोलूं एक ही बात है बच्चे। बिजनेस लॉ का सबसे पहला जो सूत्र है हम लोगों के पास, यानी कि सोर्स जो है हम लोगों के पास, वो कौन सा है बताओ जरा? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, ठीक है। कौन सा है हमारे पास? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। एक्चुअल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो अपने साथ साथ अपना कानून भी ले आए। देखो, आजकल का जैसा सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब इन सब चीजों की इतनी गंदी लत पड़ चुकी है, इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि कंसंट्रेशन लेवल जो है ना बच्चों का डाउन होता जा रहा है। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। अरे बाबा,
आप खुद कंट्रोल करो ना अपने माइंड को कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। सोचो, अपने ही माइंड को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट होता है ना। और ब्रिटिशर्स ने तो पूरे देश को, हमारे पूरे के पूरे देश को 200 साल 200 इयर्स तक कंट्रोल किया था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गलत काम किया था। बहुत कुछ गलत किया था ब्रिटिशर्स ने, मगर कुछ अच्छे काम भी किए थे। और उन्हीं अच्छे कामों में से एक अच्छा काम क्या था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो अपने साथ साथ अपना लॉ भी लेकर आए। तो उसी लॉ को जो कि ब्रिटिशर्स लेकर आए, उस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। मतलब ये वो लॉ है, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ मतलब वो बिजनेस लॉ जो कि इंग्लैंड में बना है। इंग्लैंड में बना है, इंग्लैंड के व्यापारियों के द्वारा। वहां पर व्यापारी कैसे काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या प्रैक्टिस चलती आ रही है, कौन सा रीत चल रही है बिजनेस करने की, वो रीतों को ही इंडिया में अडॉप्ट कर दिया गया। ठीक है, इंडिया में आया आपका कानून, जो बिजनेस लॉ आया वो कौन सा आया? सबसे पहला सोर्स क्या था? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। मगर अब तो ब्रिटिशर्स जा चुके हैं ना, सारा कानून ब्रिटिशर्स से नहीं लिया गया है, सारा कानून इंग्लिश लॉ का नहीं है। भाई कुछ लोग, कुछ कानून हम लोगों ने भी बनाया है, और उस कानून को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंडियन स्टैच्यू, इंडियन लॉ, इंडियन स्टैच्यू या फिर इंडियन लॉ। समझ रहे हैं एवरीवन? अब सुनो तो, अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन लॉ कैसे बनता है, इंडिया में कानून आप लोगों का किस तरीके से बनता है? यार देखो, कानून का मतलब ही मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था बोलो तो? कानून का मतलब मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी भी इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब ये सेट ऑफ रूल्स बनाने की दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों बना रहे हैं सेट ऑफ रूल्स? एक्चुअल में क्या होता है, आपके इंडिया में जो भी कानून बनता है वो बनता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। अब वो कैसे बनता है उसका प्रोसीजर मैं पूरा शेयर करूंगी, मगर मैं मेन आपको बताना चाहती हूँ कि कानून बनता तभी है जब कोई दिक्कत आती है, किसी ना किसी तरीके की। जब आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए कानून बनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, देखो इंटरनेट आया, सबको खुशी हुई, इंटरनेट आया, इंटरनेट आया। आप ग्लोबली, अब हमारा ये ग्लोबलाइजेशन हो गया एक तरीके से, है ना। आप किसी भी कंट्री के किसी भी इंसान के साथ कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी चैट कर सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। मतलब यू गाइस कैन डू एनीथिंग। तो इंटरनेट का कितना फायदा हुआ। मगर इंटरनेट से हैकिंग भी तो स्टार्ट हो गई, और हैकिंग, इंटरनेट आया तो लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। ऑनलाइन जो अकाउंट्स बनते हैं, है ना, अपने खुद के प्रोफाइल्स, अपने अकाउंट्स बनाए और उनके आईडी और पासवर्ड्स भी रखने शुरू कर दिए। मगर वो आईडी और पासवर्ड जो है हैक होने शुरू हो गए। हैकिंग का मतलब क्या होता है? हैकिंग का मतलब होता है किसी की आईडी या पासवर्ड जो है ना, उनको एक्सेस करना, उनको यूज करना बिना उस इंसान से पूछे। मतलब जैसे मानो राम ने श्याम की आईडी एंड पासवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लिया बिना श्याम को बताए, तो वो आपका क्या कहलाता है? हैकिंग। कि आपने किसी के आईडी पासवर्ड जो है ना, उनको चुरा लिया और चुराकर जो है उनके अकाउंट से काम किया, विच इज रॉन्ग। अब क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक प्रॉब्लम आई हमारे पास, हैकिंग। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया। अब ये सॉल्यूशन कौन निकालेगा? आप या मैं, हम जैसे लोग तो नहीं, हम जैसे ही लोग अगर मैं कहूँ, बल्कि एग्जैक्टली तो, लेकिन जिनको आईटी की नॉलेज होगी, जिनको सिस्टम्स की, पीसीस की, कंप्यूटर्स की नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, सोल्यूशन उन्हीं के द्वारा प्रॉपर निकाला जाएगा। तो अब ये सोल्यूशन जो है अभी लॉ नहीं बना है, ये सोल्यूशन जो है ना एक तरीके से एडवाइस है, ठीक है, सजेशंस है। और ये सजेशंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? इट इज गिवन बाय ग्रुप ऑफ पर्संस, इट इज गिवन बाय ग्रुप ऑफ पर्संस। कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस की बदौलत आप लोगों के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ पर्संस जो है, हमारे मम्मी पापा तो लग नहीं रहे हैं जिनका हम कहना मानेंगे। आजकल के तो बच्चे वो भी नहीं मानते, है ना। दैट्स फाइन, आई मीन जस्ट टेक इट इजी। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सजेशंस तो आए,
मगर इन सजेशंस के लिए ना आपको किसी अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, और वो अथॉरिटी हमारी क्या है? पार्लियामेंट। ये सोल्यूशन अब आप लोगों का पार्लियामेंट जाएगा, और जैसे ही ये सोल्यूशन हम लोगों का क्या होता है? एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है बच्चे, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर इस प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम अभी अभी अराइज हुई है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, और वो सोल्यूशन आपका लिखत में रिटन डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में पार्लियामेंट में एंटर हो जाता है, और जैसे ही पार्लियामेंट में ये रिटन डॉक्यूमेंट जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बिल। समझ रहे हो? इसको हम लोग क्या नाम देंगे? बिल। अब बिल से आपका कानून कैसे बनेगा, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगी। जरा देखते हैं इस पिक्चर के ऊपर, ये बिल्डिंग नजर आ रही है आप लोगों को? ये मेरा घर नहीं है, ठीक है, ये पार्लियामेंट है बच्चे, ये पार्लियामेंट है आप लोगों की। पार्लियामेंट के अंदर तीन अथॉरिटीज होती हैं। एक होती है मेरे पास क्या? लोकसभा। एक होती है मेरे पास क्या? राज्यसभा। और तीसरी मेरे पास क्या होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री रामनाथ कोविंद। याद है या नहीं? थोड़ी जनरल नॉलेज होना जरूरी है ना, है कि नहीं? अब देखिए, सो एक्ट है आप लोगों का। फाइनली मैं अब आप लोगों को ना बताने जा रही हूँ कि एक्ट कैसे बनता है। ये एक्ट के बारे में भी और भी कई बातें बताऊंगी। एक्ट आप लोगों का कैसे बनता है, इंडियन लॉ जो है वो आप लोगों का ज्यादातर कैसे बनता है, कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। और कैसे बनता है? अगेन मैम, एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का निकाला जाता है सोल्यूशन बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, और फिर इस सोल्यूशन को प्रेजेंट कर दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे ही ये रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे ही ये सोल्यूशन आपका पार्लियामेंट में एंटर करता है, इसको हमारा ये क्या नाम दे दिया जाता है? इट बिकम्स बिल। इसको क्या नाम दे दिया जाता है? बिल। समझ रहे हैं? अब ये बिल जो है पहले लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा इसको पास करेंगे, अप्रूवल देंगे, फिर इसको राज्यसभा के पास भेजा जाएगा, वो इसको अप्रूवल देंगे, एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई करेंगे, इसको पास करेंगे, इसको अप्रूवल देंगे। अगर किसी एक ने भी इसको अप्रूवल नहीं दिया तो वो बिल आपका एक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन तीनों ही अथॉरिटीज ने अप्रूवल दे दी तो यही बिल अब मेरा क्या कहलाएगा? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? लॉ। अभी मैं ब्रॉडली बोल रही हूँ, बाकी अभी डिटेल बताऊंगी इसकी। और एक्ट का मतलब क्या है? लॉ, कानून है। अब ये अब तो मानना पड़ेगा। तो हैकिंग से रिलेटेड भी आप लोगों के कानून बना दिए गए, है ना? हैकिंग से रिलेटेड भी बना दिए गए। क्यों बना दिए गए? क्योंकि दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन निकाला गया। और जब कानून बन जाता है तो वो मानना पड़ता है, चाहे से आपका मन हो तब भी, ना हो तब भी। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है। जैसे लॉकडाउन हुआ, आपका घर में बैठने का मन है तब भी, चाहे ना हो तब भी आपको बैठना तो पड़ेगा, बिकॉज लॉकडाउन हो चुका। मानते हो इतनी बार? तो इस तरीके से बनता है मेरा इंडियन लॉ। वेरियस लॉज आर पास्ड बाय इंडियन लेजिस्लेचर, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट। जब भी मैं एक्ट वर्ड लिखती हूँ, इस एक्ट वर्ड का मतलब ही क्या है? ये एक्टिंग वाला एक्ट नहीं है, अभिनय वाला एक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप लोगों का कानून। समझ रहे हैं? बट अभी मैं और बताऊंगी इसके बारे में और भी कई चीजें। सो सोर्सेस पढ़ रहे थे हम लोग, सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ, है ना? ये सोर्सेज में सबसे पहला जरिया जहां से कानून आया है आप लोगों का, सबसे पहला जरिया क्या है? इंग्लिश लॉ। दूसरा जरिया क्या है? इंडियन लॉ। लेकिन कभी कभी कस्टम्स एंड यूसेजेस आप लोगों के जो होते हैं, इनके थ्रू भी कानून बनता है, एंड जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू भी। कस्टम्स एंड यूसेज का मतलब क्या है? रीत रिवाज। ये मैं घर वाले या फंक्शंस वाले रीत रिवाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रही हूँ।
बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब जो एक बिजनेस में एक रीत चलती आ रही है। क्या रीत चलती आ रही है? बहुत सारी रीतें होती हैं भाई। पहले तो कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं हुआ करते थे, लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से बिजनेस किया करते थे। जो तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जो एक कस्टम बन जाता था, एक प्रैक्टिस, एक रीत बन जाती थी, कुछ समय बाद उसे ही कानून बना दिया जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, ऑक्शन होती है, सुना होगा आप लोगों ने ऑक्शन के बारे में। ऑक्शन में हैमर का इस्तेमाल किया जाता है मेनी ऑफ द टाइम्स। क्यों हैमर का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जब भी ऑक्शन होगा, उस ऑक्शन में जैसे ही आपका किया जाएगा फॉलिंग ऑफ हैमर, देखो ये सारे यहाँ पर, ये जैसे ही किया जाएगा आप लोगों का क्या, फॉलिंग ऑफ हैमर, ये मान लिया जाएगा कि डील पक्की हो गई। अब ये पहले कानून नहीं था, ये प्रैक्टिस थी, ये एक रीत थी, ये एक तरीका था जो कि ज्यादातर लोगों के द्वारा अपनाया जाता था, और ये तरीका सबको पसंद भी आता था। तो ये प्रैक्टिस बन गया, ये कस्टम बन गया। इसी कस्टम को बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन नंबर 65 के अंदर कानून बना दिया गया। ठीक है, तो ये कोई इंग्लिश लॉ से या इंडियन लॉ से इन सब से नहीं आया, ये किससे आया है? आपका यूसेजेस से, कस्टम्स से, प्रैक्टिसेस से। सो इट गवर्न्स द मर्चेंट्स ऑफ अ ट्रेड इन देयर डीलिंग्स विद ईच अदर। सो समटाइम्स आप लोगों का जो कानून बनता है वो आपके कस्टम्स एंड यूसेजेस से भी बनता है। कानून कभी भी एक जगह से नहीं लाया जाता, आप लोगों का कई सारी जगहों से आप लोगों का लिया जाता है। ठीक है, समटाइम्स कानून आप लोगों के जजेस भी बनाते हैं। देखो हर समय तो पार्लियामेंट आप लोगों की नहीं बैठती। अब हम इंग्लिश लॉ भी अब हम फॉलो नहीं करते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ से जा चुके हैं। अब तो जो कानून बनता है यहीं से बनता है ना। तो जजेस के पास, देखो आपने कानून को बना तो दिया पार्लियामेंट में, मगर अब वो कानून तो आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल होगा ना। अब वो कानून आप लोगों का किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल होगा, है ना। तो समटाइम्स ना कुछ थ्योरी चीजों को प्रैक्टिकली जब आप लोग एप्लीकेबल करते हो, तो एप्लीकेबल करते समय बेटा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो अभी वो दिक्कतें लेकर, वो डिस्प्यूट्स लेकर आप किसके पास जाओगे? कोर्ट के पास ही तो जाओगे ना, है ना। तो कोर्ट भी अपनी मर्जी से सम टाइम्स क्या करता है, कुछ डिसीजंस लेता है। उन डिसीजंस को बाद में क्या बना दिया जाता है? कानून बना दिया जाता है। आगे चलकर आप बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, चिन्नैया वर्सेस रमैया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो, ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, ऐसे केसेस आएंगे आप लोगों के पास। इन केसेस से कानून बना है हम लोगों का। सो दीज फोर आर द सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ। नंबर वन, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, जब ब्रिटिशर्स आए तो साथ में अपना कानून भी लेकर आए। नंबर टू, इंडियन स्टैचू, इंडियन लॉज, जैसा कि मैंने बताया पार्लियामेंट में बनता है आप लोगों का। ठीक है, तीसरा है मेरे पास क्या, कस्टम्स एंड यूसेजेस, और चौथा आता है मेरे पास जुडिशियल डिसीजंस। ये है हम लोगों के सोर्सेज ऑफ लॉ। अब ये जो आपका लॉ है, ये प्रेजेंट किस किस तरीके से किया जाता है? ये आप लोगों का प्रेजेंट किया जाता है एक्ट्स की फॉर्म में, रूल्स की फॉर्म में, रेगुलेशंस की फॉर्म में एंड केस लॉज की फॉर्म में। ठीक है, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड केस लॉज। आप लोगों के लेवल पर, सीए फाउंडेशन के लेवल पर ज्यादातर आप लोगों के एक्ट्स एंड केस लॉज कवर्ड होंगे। ठीक है, ज्यादातर यही कवर्ड होंगे। इनके थ्रू आपको कानून समझाया जाएगा कि ये कानून क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। सो कानून आया कहां से? इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टम्स। इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा आम जनता के सामने? एक्ट्स की फॉर्म में, रूल्स की फॉर्म में, रेगुलेशंस की फॉर्म में एंड केस लॉज की फॉर्म में। आई होप
I am clear with all of you. Guys, now let me introduce myself. ठीक है, अभी तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, एंड अगर आप लोग मेरे बारे में जानते हैं तो क्या बात है, नहीं जानते हैं बट स्टिल आई वुड लाइक टू give my introduce myself. So I'm a qualified company secretary and I have a pre and a post qualification experience of more than 8 or 9 years, right? And till now I have taught various laws like labor laws, business laws. In business laws I have taught various chapters like Companies Act, Negotiable Instrument Act. In labor laws, I have taught Bonus Act, EPF, gratuity, and all that stuff. And I think मेरा introduction इतना काफ़ी है. बाकी मेरा introduction तो मेरी classes से पता चलेगा कि वो आपको कितनी समझ में आती है. ठीक है? So please do share your feedback. I hope I'm clear with all of you. Have a nice day, everyone.